नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। जिस कोरोना को लेकर हम एक तरह से बेफिक्र हो गए थे, उसकी खामोश लहर चल रही है और देश पर मौत का कहर टूट रहा है। आज हम आपको कोरोना से हुई मौत का वो चौंकाने वाला आंकड़ा बताएंगे जो हमें एक बार फिर संयम बरतने को कह रहा है, और फिर यह भी बताएंगे कि कल से जब 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, तो आपको इसका लाभ उठाने के लिए क्या क्या करना होगा। साथ में यह भी बताएंगे कि कोरोना से लड़ाई में 45 से ऊपर की जनता का वैक्सीनेशन कितना अहम है। कल 1 अप्रैल है और कल से देश में ढेर सारे नियम बदलने जा रहे हैं। आपको हम उन सारे नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण की वोटिंग है और इससे पहले राजनीतिक पार्टियां गोत्र से लेकर गायत्री मंत्र की चालें चल चुकी हैं, लेकिन आज हम आपको इस चुनाव में दबे उस फैक्टर के बारे में बताएंगे जो 127 सीटों और सत्ता का समीकरण तय कर रहा है। सबसे पहले फिक्र कोरोना की खामोश लहर की, जो खामोशी से बहुत तेजी से पैर पसारता जा रहा है, पहले से ज्यादा घातक होता जा रहा है। अब बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते कहर की और उससे निपटने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी की। ध्यान से देखिएगा, कल यानी 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 45 साल के ऊपर उम्र वाला कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा। अभी तक 45 से ऊपर के लोगों के लिए कोमॉर्बिडिटी का जो क्लॉज लगा था वो कल से हट जाएगा। मतलब 45 साल से ऊपर के सभी लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वो भी, और जो स्वस्थ हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने से संक्रमण की चेन तोड़ने में तेजी आएगी, जो राहत की बात है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर एक बड़ी फिक्र भी पैदा कर रही है, और वो ये कि अभी तक जो दिख रहा है उस हिसाब से कोरोना की नई लहर न सिर्फ ज्यादा संक्रामक नजर आ रही है बल्कि ज्यादा घातक भी साबित होती जा रही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को चपेट में ले रही है और तेजी से जान ले रही है। देश में लगातार 7 दिन से कोरोना संक्रमण के केस 53,000 से ज्यादा आ रहे हैं। 30 मार्च को मौत के मामले में भी पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कल यानी 30 मार्च को देश में 355 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। इससे पहले एक दिन में इतनी मौत सिर्फ 16 दिसंबर 2020 को दर्ज हुई थी। ऐसे में जब कोरोना का ज्यादा संक्रामक और घातक रूप दिख रहा है, तब इसे रोकने का सबसे कारगर उपाय जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके उन्हें कोरोना का कवच देना, और इसीलिए कल से 45 साल के ऊपर हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि फिक्र आपकी में हम ये सवाल लगातार उठाते रहे हैं कि जिन जगहों पर संक्रमण ज्यादा है वहां वैक्सीनेशन में तेजी क्यों नहीं दिखाई जा रही है। इस बार इस पर भी ध्यान दिया गया है और कंटेनमेंट जोन में 2 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर हर व्यक्ति को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुए 75 दिन हो चुके हैं और 75 दिन बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, ताकि पूरे हिंदुस्तान को जल्द से जल्द कोरोना कवच से लैस किया जा सके। 16 जनवरी को देश में सबसे पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड केस वालों को टीका लगने लगा, और अब 1 महीने बाद यानी 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के हर शख्स को टीका लग सकेगा। इसके लिए कोविड पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी, मतलब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर। और आप या तो एडवांस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अगर आप वो कष्ट नहीं उठाना चाहते तो आप अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 बजे के बाद जाके ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, जिसे आप बोलचाल की भाषा में वॉक इन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कृपया 3 बजे से पहले न जाएं, क्योंकि 3 बजे से पहले वो लोग हैं जिन्होंने कि एडवांस में अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीनेशन में तरजीह क्यों दी जा रही है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के इंटरनल सर्वे के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों के 90% से ज्यादा मामलों में उम्र 45 वर्ष से ज्यादा रही है। इसी वजह से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को हाई रिस्क ग्रुप में रखा गया है। मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा दरकार है पहले हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेट करना, और वही सरकार कर रही है। हम इस वेव में किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उन व्यक्तियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनको कि कोविड-19 से मार पड़ेगी तो बहुत सीरियस खतरा है बीमारी का, सीरियस बीमारी का और डेथ का।
दूसरी लहर के बढ़ते कहर को कम करने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर नई स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज देने का निर्देश दिया है। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर तेजी लाने के लिए सरकार के इस अहम कदम से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में तेजी आएगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स एज लिमिट को और भी कम करके सभी को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं। दरअसल 16 जनवरी यानी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब से 30 मार्च तक यानी 74 दिनों में देश में 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें दूसरी डोज वाले भी शामिल हैं, मतलब अब तक करीब 4.5% आबादी को ही टीका लगा है। इस हिसाब से 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने में कई साल लग जाएंगे, यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी नहीं है। जाने माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन और मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के मुताबिक अब भारत में कोरोना की दूसरी वेव चल रही है, जो काफी भयंकर है। पता नहीं ये वेव कहां जाकर रुकेगी। जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतनी ही जल्दी बचाव भी होगा। जब तक 60% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हमें ये सब झेलना ही पड़ेगा। इस राय से कई और एक्सपर्ट्स भी इत्तेफाक रखते हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत बता रहे हैं। टीकाकरण अभियान को बहुत तेज करने की आवश्यकता है और लोग आगे लगवा भी लेंगे, क्योंकि जब संक्रमण बढ़ता है तो लोग डरते हैं, और अब देखिएगा तो इससे फिर कम करने में बहुत मदद मिलेगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि इस वक्त दुनिया के कई देश तीसरी लहर से गुजर रहे हैं। लेकिन छोटी आबादी होने की वजह से वो तेजी से वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं और उसका असर भी दिखने लगा है। आंकड़ों पर नजर डालने पर पता चला है कि जिन देशों ने अपनी आबादी की 20% या उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, वहां कोरोना के नए केस आने कम हो गए हैं। इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा यानी अपनी 58% आबादी को टीका लगा चुका है। फरवरी में यहां 1,32,000 से ज्यादा केस आए थे, लेकिन मार्च में यही केस घटकर 56,832 ही रह गए। यूके में 43% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और फरवरी के मुकाबले वहां मार्च में करीब 1,94,000 केस कम आए हैं। अमेरिका अपने 25% नागरिकों को वैक्सीन की डोज दे चुका है और वहां भी मार्च में फरवरी के मुकाबले केसों में जबरदस्त कमी आई है। मतलब जितना जल्दी और जितना ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा, हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर को उतना ही कमजोर भी किया जा सकेगा। सोचने वाली बात है, और इस पर जरा ध्यान दीजिए कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने 1 जनवरी तक अपनी 10% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया। 1 जनवरी तक, और 11 जनवरी आते आते 20% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया था। उसका फोकस एकदम क्लियर था। लेकिन आपको और हम सबको यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि वैक्सीन कोई जादू की छड़ी नहीं है। वैक्सीन से मिलने वाला कोरोना कवच तभी कारगर होगा जब वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे, क्योंकि एक साथ एक झटके में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। यह फैक्ट है। इसीलिए जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लगती है, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन की बूस्टर डोज की तरह काम करते रहेंगे। ये तो वो एहतियात हैं जो लोगों को बरतनी है, लेकिन कोरोना से जंग में टेस्टिंग भी एक अहम हथियार है जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन पर है। लेकिन उसमें कोताही बढ़ती जा रही है। कम टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो सही समय पर संक्रमितों का पता चल पाता है और ना ही संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का। इस देरी का नतीजा यह है कि कोरोना को और ज्यादा लोगों को संक्रमित करने का मौका मिल जाता है। इस वक्त जो हालात बन गए हैं, उसके लिए काफी हद तक टेस्टिंग और ट्रेसिंग के मोर्चे पर आई ढिलाई भी जिम्मेदार है। इस ढिलाई और लोगों की लापरवाही ने कोरोना वायरस को फिर से दम भरने का मौका दे दिया है, जो इस साल की शुरुआत में दम तोड़ता नजर आने लगा था। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर देश के 10 राज्यों में देखने को मिल रहा है। 30 मार्च को देश भर में जितने नए मामले सामने आए, उसमें करीब 79% नए केस सिर्फ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, इन 10 राज्यों में ही मिले। सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब हैं, क्योंकि देश में कोरोना से प्रभावित टॉप 10 शहरों में 8 शहर महाराष्ट्र के हैं। एक्टिव कोरोना केस की बात करें तो पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़ और अहमदनगर देश के सबसे ज्यादा 8 प्रभावित जिले हैं। और ये हालात क्यों हैं, इसका एक और सबूत, एक और तस्वीर सामने आई है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर है, जहां AIMIM के नेता इम्तियाज जलील अपने समर्थकों के हुजूम के साथ सड़कों पर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ते हुए
जुलूस में इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था। ये सब औरंगाबाद में प्रस्तावित लॉकडाउन के फैसले को वापस लेने की खुशी मनाने के लिए हुआ, जिसमें लापरवाही की सारी हदें लांघी गईं। उधर नासिक में लोगों को हद लांघने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अनोखी पहल की। बाजारों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए 5 रुपए का एंट्री टिकट लगा दिया गया और वहां 1 घंटे से ज्यादा अगर कोई रुकता है तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ये तरकीबें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि लॉकडाउन जैसे सख्त कदम ना उठाने पड़े, ना सरकार को और ना लोगों का आर्थिक नुकसान हो। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे और लापरवाहियों का खामियाजा मायानगरी मुंबई भी भुगत रही है। पिछले 14 दिन से लगातार रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के नए केस आ रहे हैं। पिछले साल मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा केस 7 अक्टूबर को दर्ज हुए थे, तब यहां 2848 केस आए थे। इस साल 18 मार्च को ये रिकॉर्ड टूटा और तब से लगातार पिछले साल के पीक से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में स्लम से ज्यादा खराब हालात हाई राइज बिल्डिंगों और सोसाइटीज में है। शहरों में कोरोना के नए मामलों की तुलना की जाए तो मुंबई में 90% तक नए मामले हाई राइज बिल्डिंगों से आ रहे हैं। इस वक्त 602 बिल्डिंग सील हैं, जबकि 69 स्लम के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित हो रखे हैं। तेजी से बिगड़ते हालात से निपटने के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ साथ कोविड सेंटर्स पर बेड्स बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को वैक्सीन देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीनियर सिटीजन सहित जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये जो तस्वीरों में आप इलाका देख रहे हैं वहाँ बिठाया जाएगा। साथ ही 45 साल से अधिक की उम्र के लोग जो हैं उनको यहाँ बिठाया जाएगा। वो भी ऐसे लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करके आए हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले बीकेसी कोविड सेंटर में लगभग 15 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। यानी कि तैयारियां पूरी हैं और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मुंबई कर वैक्सीन लेने के लिए पहुँचते हैं। हालात दिल्ली में भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, जहां कोरोना लगातार दबे पांव बढ़ रहा है। 15 मार्च से दिल्ली में लगातार कोरोना के डेली केस बढ़ते हुए दिखे। कल यानी 30 मार्च को पहली बार इसमें गिरावट देखी गई, लेकिन सिर्फ एक दिन की इस कमी से देश की राजधानी की चिंता कम नहीं हुई है। तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है और इसको देखो लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने का। दिल्ली में लोगों की लापरवाही ही इस बार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। वगैरह होते नहीं पहनते तो उनके, और बाकी लोग पहन रहे हैं, ज्यादातर लोग मास्क पहन रहे हैं। हाँ, आ तो रहा है सुनने में कि केस बढ़ रहे हैं दोबारा से। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों से तौबा करने का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में वो इलाके भी चपेट में आने लगे हैं जहां पहली लहर में प्रकोप कम था। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 992 मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 2.70% पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी कोरोना अब अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना का बढ़ता कहर फिक्र बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 5 दिनों से कोरोना के नए केस का आंकड़ा लगातार 2000 के पार बना हुआ है। इससे ज्यादा डेली केस पिछले साल अक्टूबर और उससे पहले रिपोर्ट हुए थे, लेकिन तब से मार्च तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। पूरे देश में एक बार कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2000 से ज़्यादा मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले तो सामान्य तौर पर ये इंटीरियर इलाकों में फैल रहा था, लेकिन अब पॉश कॉलोनीज में और अपार्टमेंट्स में खास तौर पर बड़ी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें भी ये तेज़ी से पैर पसार रहा है। कोरोना की नई लहर के पीछे ज्यादातर लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है, लेकिन उसके साथ प्रशासन की सुस्ती भी जिम्मेदार है। जिस तरह पहले सख्ती से नियमों का पालन करवाया जा रहा था, इस बार वैसा नहीं दिख रहा, जिसका नतीजा चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। फरवरी में चंडीगढ़ में सिर्फ 845 नए केस सामने आए थे, लेकिन लोगों की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती के चलते मार्च में यह आंकड़ा बढ़कर 4963 पहुंच गया है। चंडीगढ़ में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंटोनमेंट जोन तो बनाए गए हैं, कुछ घरों को सील किया गया है, बाहर अंदर लोगों को आने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर
काफ़ी लोग हैं जो कि खुलेआम घूमते हुए दिखाई देते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना मास्क के दिखाई देते हैं। बच्चे अगर खेलने के लिए घर से निकल रहे हैं तो वो भी बिना मास्क के आ रहे हैं। यही लापरवाही है जिसके कारण यहाँ पर कंटोनमेंट जोन बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कोरोना के फर्स्ट फेज़ की बात करें तब चंडीगढ़ में काफ़ी सख्ती थी और इस तरह से अगर कंटोनमेंट जोन बनाया जाता था तो वहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना वायरस को लापरवाही का ये बूस्टर डोज देश भर में लग रहा है, जिसकी बदौलत किलर कोरोना को एक बार फिर पैर पसारने का मौका मिल गया है। कल यानी 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है और हमने आपको बताया वित्त वर्ष की बात कि कल से आपको वैक्सीन भी 45 साल की उम्र से अगर आप ज्यादा है तो वो भी लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कल इस दिन से देश में नए नियमों में बदलाव भी होने जा रहा है जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नए वेज कोड की, जिसका असर करोड़ों सैलरीड लोगों पर पड़ने वाला है। फिलहाल कुछ तकनीकी वजहों से इसे कल से लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे बहुत जल्द लागू किया जा सकता है। इसीलिए सैलरीड क्लास के लोग इन नियमों को समझ लें और पहले से तैयारी कर लें। सबसे पहले देश के करीब 12.5 करोड़ सैलरीड क्लास के लिए खबर। 1 अप्रैल से जो नया वेज कोड लागू होने जा रहा था उसका असर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर पर पड़ सकता था, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने उसे टाल दिया है और इसकी वजह कुछ राज्यों की लेबर कोड्स को लेकर तैयारी अधूरी होना बताया गया है। अब जानिए कि अगर इसे टाला नहीं जाता तो आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ता। दरअसल कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति सीटीसी और टेक होम सैलरी इन दो शब्दों से भलीभांति परिचित होता है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी आपकी कुल सैलरी जिसमें आपकी बेसिक सैलरी तो होती ही है, इसके अलावा हाउस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस और इंसेंटिव भी होता है। और टेक होम सैलरी का मतलब होता है जो सैलरी आपके हाथ में आती है। इसमें कंपनियां सीटीसी से पीएफ अमाउंट, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम काटती हैं, कुछ और भी कटौती की जाती है। अब सवाल उठता है कि जिस बदलाव को टाल दिया गया है अगर वो 1 अप्रैल से लागू हो जाता तो आपकी सैलरी कितनी कम हो जाती। तो आपको बता दें कि जिसकी बेसिक सैलरी सीटीसी की 50% है उसे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी बेसिक सैलरी सीटीसी की 50% नहीं है उसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नियमों के तहत अब किसी की भी बेसिक सैलरी सीटीसी के 50% से कम नहीं हो सकती, क्योंकि पीएफ का पैसा आपकी बेसिक सैलरी से ही कटता है जो बेसिक सैलरी का 12% होता है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपये है तो अब बेसिक सैलरी इसका आधा यानी 10,000 रुपये होगी। बेसिक सैलरी पर 12% यानी कि 1,200 रुपये पीएफ कटेगा। मान लीजिए कि आपकी कंपनी 1,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरे मदों में कटौती करती है तो इसके बाद इनकी इन हैंड सैलरी होगी 17,800 रुपये। इसी तरह अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपये है तो इनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये होगी। बेसिक सैलरी पर पीएफ 6,000 कटेगा और मान लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरे मदों में इनकी सैलरी से भी हर महीने 1,000 की कटौती होती है तो इसके बाद इनकी टेक होम यानी इन हैंड सैलरी होगी 93,000 रुपये। तो निकट भविष्य में जब नया वेज कोड लागू होगा तो आपकी टेक होम सैलरी पहले से कम हो जाएगी, लेकिन प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की रकम बढ़ जाएगी। इसका सीधा अर्थ ये था कि सरकार आपकी सेविंग्स को बेहतर बनाने की कोशिश में है। सरकार ने फोर्स्ड प्लानिंग जिसको हम कहते हैं कि मजबूर किया है लोगों को कि आपको प्लानिंग करना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा कदम है क्योंकि लोग फिर बुढ़ापे में जो परेशानी आती है उनसे बच पाएंगे। सबसे बड़ा रुपया। अब आपको 1 अप्रैल यानी कल से होने वाले कुछ और अहम बदलाव के बारे में बताते हैं। नए वित्त वर्ष में हर साल पीएफ में 5 लाख रुपए तक निवेश करने पर ब्याज की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर कर्मचारी इससे ज्यादा पीएफ में निवेश करता है तो ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स लगेगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाता को पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म दिया जाएगा। आईटीआर फाइल न करने पर अब दुगना टीडीएस लगेगा। नए वित्त वर्ष में शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, लेन देन, डिविडेंड इनकम और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट यानी एनबीएफसी डिपॉजिट की जानकारी आईटीआर में देनी होगी। ये जानकारी फॉर्म
26 AS में भी दिखेगी। इसके अलावा सभी नई कारों में ड्राइवर के बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य है। देश भर की सभी टोल दरों पर भी 1 अप्रैल से 5% बढ़ोतरी हो जाएगी। और अब बात बंगाल की करते हैं, जहां कल दूसरे चरण के लिए 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। कल ही नंदीग्राम में भी चुनाव है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी से है। इस बीच आज ममता बनर्जी ने बीजेपी के विरोधी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया है कि बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की जमीन खिसक गई है। पार्टी का कहना है कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए दीदी देश भर के बीजेपी विरोधियों से मदद मांग रही। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल की लड़ाई जय श्री राम, हरे कृष्ण और चंडी पाठ से होते हुए गोत्र पर कैसे आ गई। दीदी ने गेंद को जनता की ओर उछाल दिया। कौन कितने गोल करेगा और जीत किसकी होगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैच के बिल्कुल करीब पहुंचकर दीदी ने अपना गोत्र भी बता दिया। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया। वो बोले, कहीं घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्या तो नहीं? ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। बात निकली तो फिर दूर तक पहुंच गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्या वंश का है, हमें इस पर गर्व है। ये चोटी वाले राक्षस वंश से तो कहीं बेहतर है। इस पर बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट किया, रोहिंग्या होने पर गर्व करके और हिंदुओं को राक्षस बोलकर टीएमसी अपने स्तर को और नीचे ले जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति शर्मनाक है। उधर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी से पूछा कि वो लोग कहां जाएंगे जिनका कोई गोत्र ही नहीं है। And throughout his election campaign, she has been reciting Chandi Path, Durga Path. My reaction to her statement is that if she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? दरअसल ओवैसी ममता बनर्जी के उस चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं जिसमें वो मंदिर मंदिर घूमती नजर आईं, जिसमें उन्होंने चंडी पाठ भी किया। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी ने सभी विरोधियों को अपनी ही पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया है? दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही है। शुक्र है भगवान का कि ये ब्लड ग्रुप भी नहीं लेके आ जा रहे चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शायद आपने गौर किया होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का कोई गोत्र नहीं है वो कहां जाएं। दरअसल उनका इशारा बंगाल की मुस्लिम और दलित आबादी की तरफ था। धर्म के आधार पर वोट की चर्चा तो पूरे बंगाल चुनाव में छाई हुई है, लेकिन एक गणित जाति के इर्द गिर्द भी घूम रहा है जो कि राज्य की 127 सीटों को प्रभावित करता है। ये रिपोर्ट देखें। अक्सर पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट चर्चा में रहता है क्योंकि ये राज्य की कुल आबादी का 27% है, लेकिन मुसलमानों के बाद जो सबसे बड़ी आबादी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है वो है शेड्यूल्ड कास्ट, यानी अनुसूचित जाति की आबादी। पश्चिम बंगाल में 23.51% जनसंख्या इसी समुदाय से आती है, जिसे इस बार गेम चेंजर माना जा रहा है। बंगाल में 9 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां SC कैटेगरी के लोगों की जनसंख्या 25% से ज्यादा है। और ध्यान देने की बात तो ये है कि 9 जिलों में कुल 127 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 68 विधानसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं,
2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी, तब पार्टी इन 68 सीटों में से 33 पर आगे थी। जिन 33 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, उनमें से 26 पर मतुआ समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं। टीएमसी को 68 में से 34 सीटों पर बढ़त मिली थी, यानी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर थी। ये आंकड़े बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी आरक्षित सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वो 3 साल बाद 33 सीटों पर आगे हो गई। दूसरी ओर 2016 में टीएमसी ने इन 68 सीटों में से 50 पर कब्जा जमाया था और 2019 में वो 34 सीटों पर आगे थे। हम जिस अनुसूचित जाति के लोगों की बात कर रहे हैं, उनमें दूसरी सबसे बड़ी आबादी नामशूद्र समाज की है। इस समाज का एक बड़ा हिस्सा मतुआ लोग हैं। पश्चिम बंगाल में नामशूद्र जाति के लोगों की आबादी करीब 1.5 करोड़ है, जो कि राजनीतिक तौर पर निर्णायक भूमिका में है। उन लोगों को बहुत दिन तक अपना जो रिफ्यूजी बोल के भी स्टेटस नहीं मिला, फिर भी इधर उधर घूमते रहे, फिर भी एक जगह पे वो लोग इकट्ठा हुए, कुछ जगह पे फैल गया है। तो बंगाल में देखा गया करीब ऐसे 50 से 60 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे मतुआ कम्युनिटी रहते हैं, और बंगाल में इस कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा अलग से कोई ध्यान कोई पॉलिटिकल पार्टी दिया नहीं था। आपको याद होगा कि बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मतुआ समाज के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली के दौरे पर भी गए थे। पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बना तो मतुआ लोगों की बड़ी आबादी भारत आ गई, लेकिन इनकी एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जो सफलता मिली, उसके पीछे नागरिकता की उम्मीद लगाए मतुआ समाज के वोट की अहम भूमिका मानी जाती है। मतुआ आबादी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, कोलकाता और कूच बिहार के अलावा बाकी इलाकों में भी है। इनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि ममता बनर्जी सरकार ने नामशूद्र समाज की 244 रिफ्यूजी कॉलोनियों को नियमित किया है। इसके अलावा अब की बार टीएमसी ने कुल 89 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं। पश्चिम बंगाल में जारी जुबानी जंग और राजनीतिक रैलियों के बाद फिक्र असल मुद्दों की। ममता दीदी की स्वास्थ्य साथी योजना की जमीनी हकीकत जानने की हमारे खास सेगमेंट विकास की तलाश में। बंगाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी हमारी खास सीरीज विकास की तलाश में आज हम आपको स्वास्थ्य साथी योजना की जमीनी हकीकत बताएंगे। हम आपको पश्चिम बंगाल के लोगों की जुबानी स्वास्थ्य साथी कार्ड का सच सुनाएंगे, क्योंकि ये वही योजना है जो पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे चर्चित और प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसमें बंगाल के बाशिंदों के लिए बतौर बीमा 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी गई है। तो क्या गरीबों को मुफ्त इलाज देने का ये सरकारी वादा सच साबित हुआ? देखिए आपकी रिपोर्ट। बंग युद्ध में वोटों की जंग जारी है। रैलियों का रेला है, रोड शो की भरमार है और हार जीत के दावे हैं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया। हम इसी शोर के बीच असल मुद्दों की जमीनी हकीकत की तलाश में निकले, जो मुद्दे चुनावी शोर से गायब हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ममता दीदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य साथी की जमीनी हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कई अस्पतालों तक पहुंची, खासतौर से तब जबकि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना बंगाल की गरीब जनता की पहुंच से दूर है और राज्य सरकार दावा करती है कि स्वास्थ्य साथी योजना का मकसद बंगाल के गरीबों को अपने सबसे नजदीकी अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देना है, फिर चाहे अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट। इसीलिए इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में निजी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। 2240 अस्पतालों को एक साथ लाने की बात भी कही गई। साथ ही ये दावा किया गया कि इससे बंगाल की 7.5 करोड़ जनता को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि बीजेपी इस योजना को सेहत से ज्यादा सियासी मानती है। এবং আয়ুষ্মানে হচ্ছে কেন্দ্র 60 দেবে, রাজ্যকে 40 দিতে হবে। আমি তো 100% দিয়েই স্বাস্থ্যসাথী করছি, তো আমি আরেকটা প্রজেক্ট কেন নেব? এটা কেন্দ্র নিজে টাকা দিয়ে করুক, ওর তো মাত্র 1.5 কোটি, ওরা মাত্র 1.5 কোটি লোককে দেবে, মানে ম্যাক্সিমাম লোক পাবে না। আর আমরা দিচ্ছি 7.5 কোটি লোককে 10 কোটির মধ্যে।
এবং মনে রাখবেন आयुष्मान भारत योजना लेकर आए 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया। ये बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। इन्हीं सियासी तकरारों के बीच हमने योजना की असल तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य साथी वेबसाइट को भी खंगाला, जिसमें इस योजना का लाभ उठा चुके मरीजों की संख्या 17,15,606 बताई गई है और इसे आखिरी बार 28 फरवरी को अपडेट किया गया है। यानी महज एक महीने पहले तक बंगाल की सिर्फ 17 लाख जनता को स्वास्थ्य साथी का लाभ मिला, जबकि ममता दीदी का दावा है कि इससे बंगाल के 7.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना को शुरू हुए 4 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब आपको जमीनी हकीकत दिखाते हैं। जिस योजना की शुरुआत 30 दिसंबर 2016 को हुई, जिसे अक्टूबर 2018 में 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया ताकि गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। लेकिन क्या ये दावे जमीन तक पहुंच पाए? हम सबसे पहले पहुंचे बर्धमान जिले के सरकारी अस्पताल में। साथी हेल्थ कार्ड योजना, इस योजना का जमीन पर स्थिति क्या है, ये योजना कैसे चल रही है, लोगों को इसका कितना फायदा मिल रहा है और बंगाल के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है, वो समझने के लिए हम आ चुके हैं वर्धमान जिले में। और यहाँ एक जो हेल्थ केयर सेंटर है सरकारी, वहां पर हम खड़े हैं। लाइन लगाकर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन भी यहाँ पर हो रहा है। इन तमाम चीजों का जानेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे जो इलाज कराने के लिए मरीज आए हैं, उनसे बात करेंगे और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों का स्वास्थ्य साथ हेल्थ कार्ड योजना के तहत उनका कार्ड बना है या नहीं। फिलहाल आपको अस्पताल के अंदर लिए चलते हैं। जब हमारे रिपोर्टर एडमिशन काउंटर पर गए तो लोगों ने खुद इस योजना की पोल खोल दी। ज्यादातर लोगों ने कहा उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी बना ही नहीं है, तो कईयों ने कहा कि यहाँ इतनी लंबी लाइन है कि इंतजार में ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाए। कितने देर से आप लोग लाइन में खड़े हैं? हाफ एन आवर। कार्ड बना है आप लोगों का? नहीं सर, कार्ड बना है? रजिस्ट्रेशन है। नहीं, जो ममता बनर्जी सरकार ने स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड बनाया है, वो कार्ड बना है आपका? नहीं। आपका बना है? आपका बना है? बना है। आपका बना है? नहीं। आपका बना है? नहीं। सर, आपका बना है वो कार्ड? मैम, आपका कार्ड बना है? कार्ड बना है? नहीं, आपका कार्ड नहीं बना है। आपका कार्ड बना हुआ है? सरकारी अस्पताल अच्छा है? अच्छा है, तार मध्य भीड़ है बहुत, भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ, टाइम लगेगा बहुत। हाँ। एक बार जाएगा तो नहीं होगा, तब दिखाने के लाइन, टिकट दिखाने के लाइन, ओषुध लेकर लाइन देख ले आपको भीड़ भी आ जाएगा। अच्छा। इतना लाइन, बीपी बढ़ जाएगा आपका लाइन देख के। दादा, कैसा है कार्ड बनवाया आपने? नहीं, कार्ड नहीं बना। कार्ड नहीं बना? क्या कोशिश आपने नहीं की या लोगों ने बनाया? कोशिश किए थे मगर नहीं हो पाया। नहीं बना। स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड बना है आपका? ना नहीं बना है। आपने बनवाया था? बनाई ना। सुना आपने, यहाँ कई लोगों का दावा है कि उनका हेल्थ कार्ड अभी तक बना नहीं है। लेकिन जब हमारी टीम नदिया जिले के शांतिपुर म्युनिसिपल अस्पताल पहुंची तो कई लोग ऐसे मिले जिनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड तो है, पर वो इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। स्वास्थ्य साथी मिलेगा कार्ड आपका? ना, कार्ड मिला है, चिकित्सा नहीं मिला। चिकित्सा बाद में आएगा। स्वास्थ्य साथी कार्ड আছে? স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে, তারপরেও ভর্তি করতে পারছি? তারপরেও ভর্তি করতে পারছি না। আমি এই নেত্রতে আই হসপিটালে আসছিলাম, ওরা বলছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে মমতা ব্যানার্জি, ওরা বলছে এখন হচ্ছে না, কবে হবে ঠিক ঠিকানা নেই। তারপরে আমি ওই সেন্ট জনসে গেছিলাম, ওরা বলছে হবেই না, এই পরিষেবা দেওয়া যাবে না, টাকা লাগবে। যেতে যেতে আবার আসছি, আবার রেজিস্ট্রেশন দেখালাম কার্ডটা, বলে হবে না, টাকা ছাড়া হবে না। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड का एजेंडा गरीबों के इलाज से ज्यादा वोट बैंक की सियासत का है, ताकि केंद्र के स्वाभिमान भारत योजना पर स्पीड ब्रेकर जारी रहे। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का पलटवार, दीदी की तानाशाही और तुष्टीकरण खत्म होने वाली है। दीदी बोली संविधान पर हमला कर रही बीजेपी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी ने की चुनाव आयोग से शिकायत, बीजेपी का आरोप नंदीग्राम में हो सकती है घुसपैठ। टीएमसी ने कहा गुंडों को पनाह दे रहे हैं शुभेंदु। टीवी9 के ऑपरेशन 100 करोड़ का बड़ा असर, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक बोले स्टिंग का मंगवाएं वीडियो, गंभीर आरोपों की जांच के लिए गृह मंत्रालय उचित कदम उठाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते केस ने बढ़ाई टेंशन, महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 केस। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल बंद।
बच्चों के लिए वैक्सीन पर फाइजर का बड़ा दावा, वैक्सीन बच्चों पर 100% असरदार, 12 से 15 साल के बच्चों पर वैक्सीन प्रभावी। महाराष्ट्र में कोरोना टेस्ट कराना हुआ सस्ता। आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 500 रुपए, एंटीजन टेस्ट की कीमत 150 रुपए। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। इंडियन एयरफोर्स की तैनाती में और इजाफा होने वाला है। आज फ्रांस से 3 राफेल फाइटर जेट भारत आए हैं और जल्द ही 5 और राफेल भी भारत को मिल जाएंगे। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन के मुताबिक अप्रैल में भारत को 5 और राफेल की डिलीवरी की जाएगी, जिसके बाद एयरफोर्स के पास 19 राफेल जेट हो जाएंगे। 2022 तक सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स भारत को मिल जाएंगे। रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बना लिया है। जानवरों के लिए बनाई गई इस नई वैक्सीन का नाम कानिवैक कोव है। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। इसमें कुत्तों, बिल्लियों, आर्कटिक लोमड़ियों और अन्य जानवरों को शामिल किया गया था। जितने जानवरों को टीका लगाया गया था उन सब में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी विकसित हुई। दावा है कि इसका असर 6 महीने तक रहता है। और अब चलते देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। 1 अप्रैल जो बदलाव होने जा रहे हैं वो अप्रैल फूल जैसे कोरे मजाक नहीं होंगे। हाँ, मिडिल क्लास को फीलिंग बिल्कुल फूल वाली आएगी। एसी, फ्रिज, मोबाइल महंगे हो जाएंगे। तेल पहले से महंगा है, अब गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। व्यवस्था यह भी है कि कोरोना से अगर आपकी नौकरी बची रह गई है तो अब पीएफ ज्यादा कटेगा, इसलिए हाथ में कम आएगा। आधार को पैन से लिंक करा लीजिएगा, वरना इनकम टैक्स विभाग अपने हथियारों की धार तेज कर रहा है। रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका किया 2 गुनी रफ्तार से रिटर्न होकर आएगा और डबल टीडीएस ले जाएगा। और तो और इस सब की वजह से अगर आपको दुनिया बेकार लगने लगी है और आप रुखसती से पहले टर्म इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो अब उसका प्रीमियम भी ज्यादा होने वाला है। काश के तुम्हारा भी कोई वोट बैंक होता। वो तो अन्नदाता हैं पर तुम करदाता भी ना कहलाए। मिडिल क्लास वालों, तुम्हारी खुदा खैर करे, बाकी तो जो है तो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।